अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, लब और डब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो हमारे वॉल्व्स दे रखे हैं ना, ऊपर के दो वॉल्व्स ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व, ऊपर के दो वॉल्व्स हो गए, और जो नीचे के दो सेमील्यूनर वॉल्व्स दे रखे हैं, सेमील्यूनर एयोर्टिक वॉल्व और सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, इन दोनों वॉल्व्स और ऊपर वाले वॉल्व्स, ये चारों वॉल्व्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। ऊपर वाले वॉल्व्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले वॉल्व्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और इनके क्लोजर की वजह से होता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा। चलो मान लो हमें इतना पता है कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व है और जो बाकी के दोनों सेमिलर वॉल्स हैं, इनके मतलब इनसे रिलेटेड है लब और डब। ठीक है, इतना पता है तो भी वो नहीं मानता। ठीक है, वो ऑप्शन में दे देगा, दो ऑप्शन देगा क्लोजर के, दो ऑप्शन दे देगा ओपनिंग के। ठीक है, तो इन दोनों जब वॉल्स के क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब और डब। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड और mitral valve, whereas the second heart sound dub is associated with closure of semilunar valves. These sounds are clinically diagnosed are of clinical diagnostic significance. ठीक है, तो लब जो साउंड है वो तब प्रोड्यूस होती है जब ऊपर वाले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो हैं, बाइकस्पिड वॉल्व्स या फिर माइट्रल वॉल्व्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होए या फिर वो क्लोज होए। ठीक है, और डब साउंड जो है वो सेकंड हार्ट साउंड है, वो तब प्रोड्यूस होती है जब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होते हैं। ठीक है, क्लोजर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं ईसीजी की तरफ। ईसीजी जो है उसे भी हम जैसे कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा था ना शुरुआत से, जब एट्रिया के अंदर ब्लड मतलब भर रहा होता है और एट्रियल डायस्टोल कंडीशन में रहता है, तो इसको भी वहीं से स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं डिफरेंस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, नाम से पता चल रहा है ग्राफ, ग्राफ मतलब शीट, बट अपोजिट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का नाम मतलब है मशीन। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो अपनी स्लिप निकलती है ना मशीन के अंदर से, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जो मशीन है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। केस उल्टा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, और जो उसके अंदर से पेपर निकलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और ये शीट होती है पेपर, ये होता है पेपर। ठीक है, ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो ईसीजी के दौरान हमें ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाम से पूछते हैं कि पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। ठीक है, हार्ट के अंदर मेन तीन ये चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते थे कार्डियक साइकिल से। सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है और इन शॉर्ट जॉइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, तो हमें ना जो रिसेंट था उसी को कंटिन्यू करना है। पहले एट्रियल सिस्टोल था, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, तो उसके बाद हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब हम एट्रियल सिस्टोल था उसके बाद एट्रियल डायस्टोल आना चाहिए था, तो एट्रियल डायस्टोल को तो हम पहले ही खा गए ना, उसके जब हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिख दिया। ठीक है, तो बाद में एट्रिकुलर जो डायस्टोल है वो आने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जो टी है इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और यहाँ पर भी यही लिख रखा है। पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, विच लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज विच इंडिकेट इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा टी वेव, इट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर जो सिस्टोल की बात कर रहा है ना, या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। सिस्टोल मतलब पूरे हार्ट के जो सिस्टोल है उसकी बात, क्योंकि जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकल के सिस्टोल के साथ आगे जॉइंट डायस्टोल आ जाता है, और सिस्टोल आगे कहीं नहीं देखने को मिलता। तो एंड ऑफ टी वेव, ठीक है, मतलब जो एट्रियल हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, तो मतलब जो टी वेव है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, टी वेव मतलब हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद, तो उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से एंड ऑफ सिस्टोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर अगर कोई नॉर्मल स्टेट में है तो उसे हम बोलेंगे पोलराइज्ड। अगर एक्साइटेशन हो गया तो डीपोलराइज, और फिर एक्साइटेशन होगा फिर से नॉर्मल स्टेट में आएगा तो रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो कॉम्प्लेक्सिस है उसके बारे में पढ़ लिया। अब ईसीजी करते कैसे वो देख लेते हैं। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू लेफ्ट एंकल। ठीक है, 2 तो रिस्ट पर होती हैं दोनों हाथों की, और एक लेफ्ट एंकल पर आ जाती है। ठीक है, लेफ्ट वाली एंकल पर ही आता है। इसको बात को हमें याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है कि अगर नॉर्मल ईसीजी निकालना है तो वो कैसे निकाली जाती है। एक एक 3 हमारे पास होती हैं लीड्स, इलेक्ट्रिकल लीड्स। ठीक है, और एक बात जो एनसीईआरटी ने बार बार एम्फेसिस की है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो जो ईसीजी है ना वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे हमें पता चलता है जो ईसीजी है वो जो अंदर न्यूरल इम्पल्सेस चल रहे हैं ना, एक्शन पोटेंशियल्स, उनको मेजर कर रहा है ना। बल्कि जहाँ पे जो डिस्कशन है वो मस्कुलर एक्टिविटी का हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, बट जो ईसीजी मेजर कर रहा है वो न्यूरल सिग्नल्स को मेजर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर कर रहा है। ठीक है, ईच पीक इन ईसीजी इज डिफाइंड विद a letter from P to T that correspond to specific electrical activity of heart। ठीक है, वापस आते हैं 3 इलेक्ट्रिकली नॉर्मल केस के अंदर 2 रिस्ट पर आ जाती हैं, एक लेफ्ट एंकल पे आ जाएगा। लेफ्ट एंकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन। अगर डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए उसके लिए चेस्ट के ऊपर ढेर सारी लीड्स लगा देते हैं। ठीक है, फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट्स फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें कार्डियक साइकिल या फिर बोलें हार्ट रेट का हमें मेजर करना है तो जितने भी QRS कॉम्प्लेक्स है ना 1 मिनट में उनको काउंट कर लो और उतना ही हमारा आ जाएगा हार्ट रेट। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी ईसीजी है इसके अंदर QRS कॉम्प्लेक्स है, ये अलग से चमक रहा है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट है इसका साइज, जिस वजह से एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual। तो जो ECG है उससे हमें हार्टबीट रेट भी पता चल जाएगा। ठीक है, P का हमने देख लिया, QRS कॉम्प्लेक्स का देख लिया, T का देख लिया। ठीक है, और जो हार्ट बीट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स से ही मेजर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें QRS कॉम्प्लेक्स से क्लियरली दिख रहा है, बाकी सबसे छोटे छोटे हैं, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट QRS क्लियरली दिख रहा है तो उसकी वजह से QRS कॉम्प्लेक्स को मेजर करके हम हार्ट बीट का जो रेट है उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सिंस द ECGs obtained फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली सेम शेप। तो ये कुछ ऐसी दे रखी है लाइन। ठीक है, अगर जनरलाइज ECG से अगर डेविएशन मिलता है, ठीक है, इट इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज़। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का है ये बहुत ज़्यादा।